प्यारे साथियों, आपको अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इससे पहले वीडियो में देखे थे क्लास 9th के ही भौगोलिक खोज के पहला चैप्टर के वीडियो नंबर 1, ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 1। अब हम दूसरा लेक्चर देखेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग निम्नलिखित पॉइंट को कवर किए थे। जैसे कि हम लोग समझे थे कि भौगोलिक खोजें क्या है, ठीक है। फिर हम लोग समझे थे अंधकार युग क्या है, और फिर समझे थे हम लोग भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि क्या है। फिर हम लोग समझे थे कि अमेरिका का खोज मतलब कब हुआ था, कौन किया था, ठीक है। फिर हम लोग समझे थे कि भारत का खोज कब हुआ था, किसने किया था। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भौगोलिक खोज का परिणाम मतलब भौगोलिक खोज का प्रभाव कैसे पड़ा, ठीक है, अलग अलग देशों पे, अलग अलग व्यवस्थाएं पर कैसे पड़ा भौगोलिक खोज का। जब नया नया देश का खोज हुआ तब उसका परिणाम था वो कैसे पड़ा, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम बताएं कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भौगोलिक खोज का परिणाम। और आपको हम बता दें कि भौगोलिक खोज का परिणाम जो उसका प्रभाव था वो ऐसे पड़ा, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो प्रभाव था वो ये है कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। इस पर व्यापार वाणिज्य, यानी कि जो किसी देश से लेन देन होता है, यानी कि किसी जैसे भारत का ही हुआ था सबसे पहले। जब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा यहाँ से आया था तो क्या चीज लेकर गया था? काली मिर्ची। उसके बदले में क्या दिया था? हरा मिर्चिया, ठीक है। वैसे ही मतलब किसी भी देश से अपना व्यापारिक संबंध, यानी किसी चीज का आदान प्रदान करना, लेन देन करना, आज संबंध आपका अच्छा हो, ये पहले देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, ठीक है। जो अपना देश भी एक उपनिवेश रहा है। किसका रहा है उपनिवेश? यूरोप का, पुर्तगाल का रहा, ठीक है, ब्रिटिश का रहा, डच का रहा, स्पेन का रहा, फ्रांस का रहा। अलग अलग देशों का अपना देश भारत देश उपनिवेश रह चुका है, यानी कि गुलाम रह चुका है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे कि वाणिज्यवाद का विकास, यानी कि जब भौगोलिक खोज का परिणाम वाणिज्यवाद पर कैसे पड़ा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि दास प्रथा का विकास। फिर हम लोग देखेंगे भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भ्रांतियां का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। चलिए दोस्तों, तब तक हम लोग इधर का हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप पहला वीडियो देखे होंगे और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। फिर हम इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी भौगोलिक खोज का परिणाम है उसके बारे में, और फिर आपसे एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लोग हैं। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए पहले हम इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि भौगोलिक खोज के परिणाम, यानी कि किसी भी भूभाग, ठीक है, किसी भी भूभाग का जो पता लगाना था, क्या लगाना था? पता लगाना, उसका परिणाम कैसा हुआ, यानी कि क्या उसका प्रभाव कैसे पड़ा, ठीक है, व्यापार पर कैसे पड़ा। फिर देखेंगे हम लोग औपनिवेशिक हम लोग गुलाम थे उस पर कैसे पड़ा, ठीक है, उसका साम्राज्य जो बना था उस पर कैसे पड़ा, ठीक है। परिणाम होता है रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भूभाग था उस पे जब उसको पता लग गया, जब उसका खोज हो गया तो उसका रिजल्ट कैसे आया हम लोगों के सामने, उसका प्रभाव क्या था, ठीक है। चलिए तो जब भौगोलिक खोज के तब अलग अलग देशों पे एक यूरोप वासियों के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात था, ठीक है। भौगोलिक खोज का परिणाम काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ और एक बृहद भूखंड से, यानी कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग देश को एक बहुत बड़ा, बृहद क्या बोलते हैं? बृहद, यानी कि बहुत बड़ा भूखंड से एक दूसरे को परिचित कराया, ठीक है। जैसे कि एशिया महाद्वीप, क्या? एशिया खोज यूरोप
के जो पुर्तगाल था वो मतलब भारत का खोज किया, ठीक है, भारत का। ये जो खोज नहीं हुआ था तो इसे किससे परिचित कराया? जब खोज हो गया भारत का तो यूरोप से एशिया का परिचित हुआ। यानी जो यूरोप का जो सभ्यता अलग थी, कल्चर अलग थी, क्या बोल सिविलाइजेशन अलग थी, वो किससे जाकर मिल गया? एशिया से। जो विलक थी वो परस्पर एक दूसरे से संपर्क बनाने लगा, और ये खोज के कारण नए नए उपनिवेशों, नए नए व्यापारियों का आना जाना बढ़ने लगा। और यूरोप जो एशिया से अच्छे कीमतों पे अपना व्यापार करती थी, वो अपने देश में ले जाकर दुगने दामों में बेचती थी और उसे मुनाफा कमाकर अपने देश का आर्थिक जो स्थिति थी, उसका आर्थिक ढांचा था, उसको बहुत हाई लेवल पर लेकर चला गया। क्या बहुत मतलब यूरोप जो था बहुत ज्यादा अमीर हो गया, उसको क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया। चलिए ठीक है। खोज हुआ क्या अलग देशों का, तो जैसे विश्व के हर एक देश एक दूसरे से आपस में जुड़ने लगे, सांस्कृतिक समझौता करने लगे, फिर व्यापारिक समझौता करने लगे, अलग अलग तरह का मतलब एक दूसरे जुड़ने के प्रयास करने लगे, ठीक है। और जब किसी भी चीज का ऐसे भी होता है कि किसी चीज का क्या होता है, खोज होता है ना, तो सब किसी का मनोबल बढ़ा रहता है। जैसे अपने देश में ही देखिए कि जब इसरो लॉन्च हुआ, इसरो से जो क्या बोलते हैं चंद्रयान लॉन्च हुआ, तब क्या हुआ, सब किसी गौरव गौरव की बात हुआ कि हमारा देश से चंद्रयान लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली हो जाए, सब ये दुआ करते थे। वैसे ही जब नए देशों का खोज होता था तो यूरोप सोचता था कि एक नया व्यापार करने का साधन बढ़ गया, हम लोग वहां से अच्छे अच्छे सामान को लाएंगे और अपने बाजारों में बेचकर अच्छे मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। हम अब इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आपसे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, वाणिज्य व्यापार का प्रभाव के बारे में। फिर हम इस अलग अलग एक एक पॉइंट करके बातें करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तो ये भौगोलिक खोज का परिणाम जो हम बताए इसके बारे में वो समझ गए होंगे। चलिए हम अब एक एक पॉइंट करके हम इसको समझते हैं कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव कैसे पड़ा, ठीक है। यानी कि भौगोलिक खोज का परिणाम कैसे प्रभाव कैसे पड़ा व्यापार वाणिज्य पर, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्यापार व्यापार का मतलब होता है धन प्राप्ति के लिए किसी अन्य देश से या किसी स्टेट से या किसी से भी लेन देन करना, उसे व्यापार कहते हैं। और वाणिज्य का मतलब होता है उत्पादन का जितना साधन होता है उसके द्वारा हर एक व्यक्तियों के पास अपने उत्पादन को पहुंचाना ही क्या होता है, वाणिज्य कहलाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए तो हम देखते हैं कि अब कैसे पढ़ा, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जब नए नए देशों का खोज हुआ तो तब विश्व स्तर पर व्यापार का विस्तार पकड़ लिया, यानी कि रफ्तार पकड़ लिया और विश्व स्तर पर व्यापार होने लगा। जैसे कि एशिया से यूरोप में होने लगा, एशिया महादेश के ही एक देश जिसका नाम था भारत, वहां पे अलग अलग देशों से व्यापारी आने लगे, ठीक है। और आकर अपने सामान में कुछ यहाँ पे क्रय करते थे और कुछ विक्रय करते थे, ठीक है। मतलब कुछ खरीदते थे और कुछ कुछ बेचते थे। चलिए अब हम देखते हैं कि पुर्तगाल कब आया था। तो इंडिया में कब आया था पुर्तगाल? 1498 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों का, वो कब आई थी? अंग्रेजों का 1600 ईस्वी में आई थी। फिर डच आया था 1602 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी आया था 1664 ईस्वी में, फिर डेनिश आया था 1716 ईस्वी में, फिर स्वीडिश आया था 1731 ईस्वी में, ठीक है। तो हम तो बताए आपको दोस्तों कि नए नए देशों जब हुआ तब जो व्यापार जो था वो वर्ल्ड में यानी पूरे देश में अपना विस्तार पकड़ लिया, है ना। उसके बाद से ऐसा हुआ कि उसके बाद पूंजीवाद का जन्म हो गया। पूंजीवाद, जिसके पास पैसा रहेगा वही बहुत बड़ा आदमी है, पूंजीवाद का जन्म हो गया। तब यूरोप वासियों को क्या समझ में आया कि आर्थिक स्थिति जब अच्छा हुआ तब उन लोगों का एक उनके मन में एक महानता बढ़ी, है ना, कि सोना चांदी की कीमत को लेकर। तो उस टाइम सोना चांदी अलग अलग विश्व स्तर पर लूटने के लिए होड़ मच गया, मतलब खरीद के बेचकर कैसे भी अपनाने के लिए सोना चांदी को एक बहुत बड़ा उन लोगों बहुत जुनून आने लगा। और उसके बाद से उस सोना को अलग अलग देशों से कम की मतलब खरीदते थे और अपने पास रख लेते थे, ठीक है, यानी कि भंडारण कर लेते थे। इसमें सबसे अग्रणीय देश कौन रहा? स्पेन रहा। कौन? स्पेन। सोना को खरीद बेच में सबसे पहला सबसे अग्रणीय देश, यानी सबसे आगे कौन गया? स्पेन, ठीक है। हमारे सबसे ज्यादा खरीदा स्पेन, सबसे ज्यादा भंडारण किया स्पेन। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम समझ गए होंगे ऐसे प्रभाव पड़ा, ठीक है। जब ये कंपनियां हमारे देश में आई
तो अपने देश को ऐसे बोलती थी कि हम आए हैं सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने के लिए वो नहीं आई थी। वो उसका मानसिक था, वो उसका जो माइंड में था, दिमाग में था कि हम व्यापार ही करेंगे। लेकिन यहाँ का संस्कृति, कल्चर या हम लोगों में कुछ ऐसी कमियां थी जिस कारण वहां पे ये सब आकर भारत को अपना वर्चस्व जमा लिया और अपना दबदबा कायम कर लिया। और ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि व्यापार वाणिज्य पे प्रभाव कैसे पड़ा। अब हम समझेंगे दोस्तों कि औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब इसको इरेज कर लिया और इसको हम समझ भी लिए। क्या इसको हम समझ लिए कि व्यापार वाणिज्य प्रभाव अलग अलग देशों को जब खोज हुआ, अलग अलग भूभाग का, अलग अलग समुद्री मार्गों का जब खोज हुआ तो कैसे इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि औपनिवेशिक होता क्या है, क्या होता है। औपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि जब कोई शक्तिशाली राज्य किसी अन्य राज्य पर या किसी अन्य देश पर अपना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी भी तरह से अपना वर्चस्व कायम कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक। जैसे कि हम ब्रिटिश के और पुर्तगाल के और डच के, फ्रांसीसी के, डेनिश के, स्वीडन का औपनिवेशिक रह चुके हैं, यानी कि हम लोग गुलाम रह चुके हैं। ये सब व्यापार करने आया था हम लोग देश में और यहाँ पे आकर हम लोग गुलाम बना लिया। एक मकसद था कि वो लोग व्यापार करे भारत में आकर, लेकिन उन लोगों का मकसद ये सही था। लेकिन वो जब यहाँ पे आए और यहाँ की शासन व्यवस्था को देखे और अपना व्यापार करने लगे और बहुत यहाँ से लेन देन करने लगे, तब इन लोगों का ये समझ में आ गया कि भारत में एक रास्ता के द्वारा हम इन पे कब्जा कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। उनका नाम था डिवाइडेड एंड रूल, यानी कि फूट डालो राज करो। ठीक है, और इन लोगों ने यही ईस्ट इंडिया कंपनी के जब 16 ईस्वी में स्थापना हुआ तो इन लोगों ने यही फॉर्मूला जमाया और भारत पर कब्जा कर लिया। तो हम लोग कब आजाद हुआ भारत, 1947 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो हम ये समझते थे कि औपनिवेशिक होता क्या है। तो किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र को या किसी अन्य राष्ट्र को उसके राजनीतिक व्यवस्था पर, सांस्कृतिक व्यवस्था पर या आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लेना ही हम औपनिवेशिक बोलते हैं। प्रभाव पड़ा और ये जैसे कि पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर हम लोग भारत का उपनिवेश किया, हम लोग उनका उपनिवेश रहे यानी गुलाम रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम तो समझ गए होंगे कि औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास कैसे हुआ। चलिए ठीक है, तो हम फिर देखते हैं, क्या देखेंगे कि ये कि पॉइंट नंबर तीसरा कि जो भौगोलिक खोज का परिणाम था वाणिज्यवाद पर कैसे पड़ा, यानी वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ। ठीक है, वाणिज्यवाद का विकास, वाणिज्य हम इसे पहले बताए थे कि जब वाणिज्य व्यापारवाद का विकास कैसे हुआ। तो हम वाणिज्यवाद को हम व्यापारवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यापारवाद भी बोलते हैं। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, हम इससे पहले हम बताए थे इसके बारे में कि सबसे पहला देश जो सोना चांदी को सबसे ज्यादा खरीदा कौन था, स्पेन। किसने खरीदे, सबसे अग्रणी रहा स्पेन। ठीक है, तो इसको हम बता दिए हैं। चलिए हम देखते हैं कि ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जब यूरोपवासियों ने एशिया में आना शुरू किया तब क्या हुआ, ईसाई धर्म जहां भी जाते थे व्यापार करने के मन बनाकर, यानी कि अमेरिका गए जिसको हम बोलते हैं नई दुनिया, वहां के निवासियों को बोलते हैं रेड इंडियन। ठीक है, जो कोलंबस ने खोज किया था कितना में, 1492 ईस्वी में अमेरिका खोज किया था। और यूरोपवासी वहां गए, फिर यहाँ पे एशिया में आए, मतलब एशिया महाद्वीप के मतलब भारत में आए, तो वो अपने सभ्यता को बढ़ाए भी हो रहे। वो व्यापार करने के मन से नहीं है, उनका ये लालच था कि हम व्यापार तो करेंगे ही, क्या व्यापार तो हम करेंगे ही, लेकिन क्या करेंगे, व्यापार करने के साथ साथ अपना धर्म जो था, ईसाई धर्म था, उसको हम प्रचार करेंगे पूरी दुनिया में, हाँ उसका प्रचार करेंगे। परंतु ऐसा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का संस्कृति अलग था और कुछ ऐसा असर पड़ा, लेकिन पूर्ण तरीका से ये सब नहीं हो पाया। प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, पर ऐसा नहीं हो पाया कि हम लोग भी उसके सिविलाइजेशन में ढल गए। लेकिन जैसे देखिए हमारा जो कल्चर है, सांस्कृतिक जो कल्चर या जो भी हम लोग का कल्चर है, तो भारत देश का, हम लोगों में बोला जाता है कि ये कपड़ा मत पहनो, ये मत करो, तुम जब हम लोग पहनते हैं या जब कुछ करते हैं तो बोलता है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, यानी पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों
कि जब ईसाई धर्म से व्यापार के मानसिक से वो नहीं जाते थे, वो लोग समझते थे कि हम अपना जाएंगे व्यापार भी करेंगे और अपने सभ्यता का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर लेंगे, ठीक है। और वो ये ऐसा था कि ये जहां भी जाते थे वो पैसा देकर, यानी कि धन का लालच देकर अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में जाकर ये अपने धर्म का प्रचार ऐसे दिए कि वो जबरदस्ती, क्या जबरदस्ती धर्मांतरण कराए। अलग अलग जो जात के थे, अलग अलग धर्म के थे, वो पैसा देकर उन लोगों को प्रचार प्रसार अपने धर्म का करवाए, अपने धर्म में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाए, ठीक है। जैसे कि आपको और भी बता दे कि जब इन लोगों ने ऐसे करना शुरू किया, तब दूसरे देश में अपना वर्चस्व कायम करना शुरू किया, तब इन लोगों का जो देश था, क्या इन लोगों का जो महाद्वीप था, देश था, इन लोगों का वहां से अपने देश को भूलना शुरू कर दिए, यानी कि भूल गए। तो ऐसे कहावत है भोजपुरी में कि ये तो नहीं बोलना चाहिए बट बोल दे रहे हैं कि सन यानी कि बेटा मांगने गए तो हस्बैंड को गंवा के चले आए, यानी कि बेटा को मांगने गए थे हस्बैंड को। तो ऐसे ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ था कि ये लोग अलग अलग देश में तो कब्जा कर लिया, वर्चस्व को कायम कर लिए, लेकिन देश को ही भूल गए, ठीक है। चलिए और हम देखेंगे इसके बारे में। से हुआ ईसाई धर्म का प्रचार तो हुआ, प्रसार तो हुआ, लेकिन अपने देश को भूलते चले गए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि दास व्यापार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, स्लेव ट्रेड। दोस्तों तो हम समझेंगे कि दास व्यापार का विकास। तो दोस्तों जब भौगोलिक खोज का प्रारंभ हुआ, यानी कि जब भौगोलिक खोज का विकास हो गया, तब यूरोप के लोगों ने पता है क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अपने देश में ले जाकर उनको बेचते थे और उससे पैसा कमा लेते थे। ये सिर्फ व्यक्तिगत था, परंतु 16वीं शताब्दी के बाद मतलब गुलाम था, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और क्या बोलते हैं उसको, साउथ अफ्रीका से के मूल निवासियों को लाकर ये बेचता था। कौन? यूरोप बेचता था अपने बाजारों में। सिर्फ ये अपने पर नहीं रखा, इन्होंने 16वीं शताब्दी के बाद ये पूरा गुलामों का व्यापार अच्छे से रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो और जब जो यहाँ से निवासियों को ले जाता था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के निवासियों को ले जाकर जब बेचता था, तो वहां के लोग खरीद कर उनसे बहुत जो कठिन कार्य था उसको कराता था, जैसे कि पेड़ कटवाना, खेत बुआना, सब अलग अलग काम को करवाता था। जहाज में जो लकड़ी झोंका जाता है, जलाया जाता है, जो उसको उससे में काम करवाता। मैं अमानिया, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं भौगोलिक खोज के बाद एक निगेटिव इफेक्ट सभ्य व्यवस्था को खराब कर दिया, यानी कि सभ्य यानी पढ़े लिखे मनुष्य द्वारा एक भोले भाले, यानी भोले भाले मनुष्य का शोषण किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसको भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। यानी कि भ्रांतियां का मतलब होता है गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी। ये देखिए, ये होता है भ्रांतियों का अंत, भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भ्रांतियां होता है गलत फहमी, उसको हम बोलते हैं वहम, बोल भी सकते हो। वहम नहीं होता है कि आपको अरे यार आपको गलत फहमी हो गया, आपको वहम हो गया, वही। यानी कि पहले के जो क्या बोलते हैं व्यापारी थे, उनको समझ में आता था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, यानी कि चपटी है, पृथ्वी गोल और चपटी है। हम अपने देश से समुद्र के रास्ते जाएंगे तो कभी ऐसा है कि पृथ्वी गोल है और मेरा देश यहाँ है, तो हम यहाँ से जाएंगे तो जाकर इसमें हम खाई में गिर जाएंगे और हम विहीन हो जाएंगे इसमें, यानी कि हम कहाँ चले जाएंगे हमको भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसा ऐसा जब भौगोलिक खोज का विकास हुआ, जब भौगोलिक खोज का विकास हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये सब जो गलतफहमी था व्यापारी हो, यात्री हो या किसी भी वैज्ञानिकों का मन में, वो सब गलतफहमी दूर हो गया और भौगोलिक खोज का विकास के कारण इनमें ज्ञान आने लगा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, पृथ्वी को ऐसी भी हो, गोल हो या चपटी हो, या हम इसमें गिर नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये इसका अंत नहीं है, अंत है बट समुद्र में जितना भी जाएंगे उतना अंत नहीं है अभी तक, ठीक है। और ऐसे करके इन्होंने
मतलब भौगोलिक खोज ने एक नया दुनिया का एक नया विस्तार किया और ये बताया गलतफहमी अपने दिमाग से निकालो और तुमको जहां मांगे जहां व्यापार करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो अगर आप मेरे पहला वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। ठीक ठीक, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके हम चैप्टर वाइज क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप को इतना आप मेरे वीडियो को देखे इसके लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।